हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जुलाई करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 1 जुलाई टू 5 जुलाई तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ये पूरी करंट अफेयर सीरीज, जैसा कि आप सभी को पता है, टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। यानी इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। इसका मतलब सिंपल है कि ऐसे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा इस सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, पर्टिकुलरली एमपी पीएससी की अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा एमपीएसआई, फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी, रेलवे, पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन में जाने से पहले ऐसे सभी मेरे साथी जो पहली बार इस वीडियो से जुड़े हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। साथ ही साथ अगर आपको हमारा एफर्ट या हमारा प्रयास पसंद आता है ये, तो अपने दोस्तों को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप इस पूरे सेशन को शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन का मतलब प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक एनालिसिस, यानी कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किन किन टॉपिक्स, किन किन न्यूज के बारे में डिस्कस किया था, उसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया हम लोग यहाँ पर लेंगे। फर्स्ट न्यूज हमने देखी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कन्फर किया गया है मिस्र, या आप ऐसा कहें इजिप्ट के हाईएस्ट स्टेट ऑनर से नवाजा गया है, जिसका नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ द नाइल। मैंने आपको बताया था ऑर्डर ऑफ द नाइल के बारे के साथ साथ कई ऐसे देश के हाईएस्ट स्टेट ऑनर के बारे में उसकी पूरी लिस्ट हमने दी थी कि कहां कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उस पर्टिकुलर स्टेट के हाईएस्ट ऑनर से नवाजा गया है। अगर हम लोग बात करें ऑर्डर ऑफ द नाइल की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1915 में की गई थी। ये ऑलरेडी बात हमने बता दी थी। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम अब्दुल फताह अल सीसी, इन्होंने हाईएस्ट स्टेट ऑनर अवार्ड जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विजिट थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो विजिट इन्होंने की, वहां पर किन किन चीजों के बारे में पर्टिकुलरली डिस्कशन किया गया उसके बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे कि हाईटेक पार्टनरशिप, डिफेंस कोऑपरेशन, साथ ही साथ आप ऐसा कह सकते हैं स्पेस कोऑपरेशन, ट्रेड एंड कंसुलर इशूज और क्लीन एनर्जी के बारे में पर्टिकुलरली डिस्कशन किया गया था इस पर्टिकुलर विजिट में। और आपको यही सारी बातें ध्यान रखनी है, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको प्रीवियस वीडियो से मिल जाएगी। नेक्स्ट न्यूज क्या थी? नेक्स्ट न्यूज थी, मैंने बताया था आपको, कायरिया मित्सोताकीज ने वो बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? तो कायरा। मैंने आपको बताया था कायरा से आप ध्यान रखेंगे या कियारा से ध्यान रखेंगे, ठीक है, कियारा से आप ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कियारा आडवाणी का नाम आप ध्यान रख पाएंगे, तो कियारा वहां से लेना है, तो कियारा से ही आप याद रख पाएंगे क्या? प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? कायरियाकोस मित्सोताकीज, ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा, इसकी शुरुआत रिसेंटली बालाघाट जिले से की गई है। रानी दुर्गावती के बारे में मैंने आपको कई सारी इंफॉर्मेशन दी थी प्रीवियस लेक्चर में, आपको वो सारी बातें भी ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत कहाँ से की गई, तो आपको ध्यान रखना है बालाघाट जिले से मध्य प्रदेश के इसकी शुरुआत की गई है। तो आपको एज इट इज ये ध्यान रखना है, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की। या उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन अमित शाह जी ने किया था। इसके अलावा एक संस्था है, उन्होंने एक इंडेक्स जारी किया एनर्जी ट्रांजिशन, जिसमें इंडिया की रैंक क्या है? 67th। इसके बारे में भी हमने प्रीवियस लेक्चर में आसानी से डिस्कस किया था। साथ ही साथ चंद्रयान 3 के बारे में मैंने आपको बताया था, चंद्रयान 3 किससे लॉन्च किया जाने वाला है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। चंद्रयान 3 पर्टिकुलरली लॉन्च किया जाने वाला है LVM
3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है। कब? 13 जुलाई को। आपको ध्यान रखना है LVM-3 का फुल फॉर्म लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसका पुराना नाम क्या था? जिसका पुराना नाम था GSLV मार्क 3, जिसे फैट बॉय ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आपको एज इट इज इन्फॉर्मेशन ये सारी ध्यान रखना है। प्रीवियस लेक्चर मैंने ये सारी चीजें डिस्कस की थी, आप इन सारी चीजों को एज इट इज रिवाइज करते रहिए, आपको चीजें याद रहेंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार मैं आपको ये इनके बारे में बता चुका हूं। ये आप कह सकते हैं कि भारत की ये गौरव है, आप प्राउड होना चाहिए सभी इंडियंस को, क्योंकि एकमात्र ऐसा प्लेयर है ये नीरज चोपड़ा, जो कि एक जेवलिन थ्रोवर है। ध्यान रखना है, जेवलिन थ्रोवर आप ऐसा कहें, या फिर भाला फेंक आप इसे हिंदी में जानते हैं, भाला फेंक प्रतियोगिता। इसमें नीरज चोपड़ा साहब जिस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां ये जीत रहे हैं, वहां ये गोल्ड मेडल ला रहे हैं। तो ऐसी ही एक प्रतिस्पर्धा हुई लुसाने में डायमंड लीग का आयोजन किया गया। प्रीवियसली डायमंड लीग दोहा में जो आयोजित की गई थी, दोहा कतर में जो आयोजित की गई थी, वहां पर भी डायमंड लीग का खिताब जीत लिया था नीरज चोपड़ा साहब ने। और आपको ये वाली बात पता होगी कि ओलंपिक में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, वहीं से ये काफी चर्चित रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त नाम है, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं। इनका जो डेडिकेशन लेवल है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इस वजह से ये हर जगह ये फतेह हासिल कर रहे हैं या जीत हासिल कर रहे हैं। एज इट इज आपको ध्यान रखना है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा टॉप द लुसाने डायमंड लीग 2023. नीरज चोपड़ा achieved the best throw 87.66 मीटर ड्यूरिंग कंपटीशन। 87.66 मीटर इन्होंने भाला फेंका है। तो आपको एज इट इज ये वाली बात ध्यान रखें, बल्कि आप इतना भी ध्यान रख सकते हैं साथ ही साथ कि डायमंड लीग का खिताब किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। और कहाँ आयोजित की गई थी? तो लुसाने में ये आयोजित की गई थी। आपको एज इट इज ध्यान रखना है। अगर बात करें डायमंड लीग की का जो एस्टैब्लिशमेंट है, ये कब किया गया था? 2010 में। किसको रिप्लेस करके? तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट फेडरेशन यानी IAAF गोल्डन लीग का नया नाम क्या है? का नया नाम है डायमंड लीग, है ना। तो एज इट इज आप ध्यान रखेंगे। और ये कब से चला आ रहा है? तो 1998 से ये चला आ रहा है, ठीक है। 2010 में इसका नया नाम रख दिया गया डायमंड लीग। तो आपको एज इट इज ध्यान रखना है ये सारी बातें। 1998 में IAAF की स्थापना की गई थी और 2010 में इसका नया नाम कर दिया गया डायमंड लीग। तो एज इट इज यही सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर हिंदी में भी मिल जाएगी, तो हिंदी वाले परेशान नहीं होना है। यहाँ पे लुसाने आपको लिखना है, ठीक है। लुसाने स्विट्जरलैंड में ये मौजूद है और वहां पर डायमंड लीग का खिताब किसने जीत लिया है? वहां पर डायमंड लीग का खिताब जीत लिया है एक बार फिर से नीरज चोपड़ा साहब ने। एज इट इज इंपॉर्टेंट है और आप सभी को ये वाली बात पता होनी चाहिए। मतलब आप सोचो, हर एक कंपटीशन में जीत कर आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है ना। जिस भी टूर्नामेंट में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस भी लीग में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां ये गोल्ड मेडल ला कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी इंडियाज रैंक 100th इन फीफा मेंस फुटबॉल रैंकिंग। फीफा मेंस फुटबॉल रैंकिंग, जब हम लोग बात करते हैं फीफा के बारे में तो कई बार आपने इसका नाम सुना है। फीफा एक फुटबॉल से रिलेटेड एक टूर्नामेंट फीफा है, जिसमें आपको याद हो तो लास्ट फीफा किसने जीता था? तो अर्जेंटीना की टीम ने जीता है वो खिताब। तो उसके बारे में हम लोग बाद में आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की रैंक फीफा मेंस फुटबॉल रैंकिंग में, यानी कि फीफा एक संस्था ने मेंस फुटबॉल यानी कि पुरुषों में एक फुटबॉल रैंकिंग जारी की गई है। पुरुष वर्ग में एक फुटबॉल रैंकिंग जारी की है, जिसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक है 100th। अपने आप में ये इंप्रूव हुई है, इस वजह से अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर बात करें तो वर्ल्ड मेंस फुटबॉल रैंकिंग रिलीज्ड बाय फीफा in which FIFA World Cup 2022 winner Argentina has topped the list। तो आपको मैंने जैसा कि बताया, इसके पहले 2022 में जब फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था, तब अर्जेंटीना की टीम ने यह खिताब जीता था और अर्जेंटीना की टीम ही ने टॉप किया है। यानी फर्स्ट रैंक किसकी है? तो फर्स्ट रैंक किस टीम की है इसमें? तो फर्स्ट रैंक होल्डर है अर्जेंटीना। आपको एज इट इज ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें इंडिया की रैंक के बारे में, तो इंडिया की रैंक है 100th रैंक है किसमें? तो फीफा मेंस फुटबॉल रैंकिंग में, ठीक है। इसके अलावा टॉप टीम
कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट रैंक हो गई आपकी अर्जेंटीना की, सेकंड है आपकी फ्रांस की और थर्ड है आपके ब्राजील की। तो फर्स्ट रैंक आपको ध्यान रखनी है अर्जेंटीना, सेकंड किसकी है? तो फ्रांस की, और थर्ड किसकी है? ब्राजील की। तो आप कैसे याद रखेंगे? तो आपको याद रखने का एक सिंपल तरीका आप ऐसे याद रखें कि अर्जेंटीना क्योंकि लास्ट विजेता है, तो वो तो आपको याद हो ही जाएगा, क्योंकि मैंने कई बार बोल रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है कि अर्जेंटीना को आप नहीं भूलेंगे। अर्जेंटीना की टीम ने लास्ट फीफा यानी 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था, उसमें इन्होंने इसमें उसकी ये विजेता रही थी, और इस रैंकिंग की भी ये विनर रही है ये वाली टीम। इसके अलावा फ्रांस और ब्राजील बस आपको याद रखना है, सिंपल सा है, फ्रांस और ब्राजील। एफबी से आप याद रख सकते हैं, AFB, AFB, ए से अर्जेंटीना, एफ से फ्रांस और बी से ब्राजील। इसके अलावा और सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो और क्या है इंपॉर्टेंट? तो फीफा का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फीफा ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, ये पर्टिकुलरली फुटबॉल से रिलेटेड एक एसोसिएशन है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना। जिनको नहीं दिख रहा हो उनको मैं बता दूं, आपको PDF में ये मिल जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको एज इट इज ध्यान रखना है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया? 1904 में। 1904 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया। कतर में आयोजित किया गया था 2022 का फीफा वर्ल्ड कप, और अर्जेंटीना उसकी टीम रही। अर्जेंटीना ने वो खिताब जीता था। ठीक है, तो एज इट इज आप ये वाली इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है एनीमिया को खत्म करने के लिए, सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया गया है। बहुत चर्चित है, बहुत ज्यादा चर्चित है। आपको ध्यान रखना है ये पर्टिकुलर मिशन कहां से लॉन्च किया गया है? तो शहडोल जिले से ये लॉन्च किया गया है, क्योंकि रिसेंटली शहडोल विजिट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वहीं से इसे लॉन्च किया गया है। तो आपको ये वाली बात भी ध्यान रखना है। शहडोल कहाँ है? मध्य प्रदेश में मौजूद है। ठीक है, तो एज इट इज ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। अब इसके अलावा अब सबसे पहली बात जरूरी क्या है, वो है क्या है? सिकल सेल एनीमिया का मतलब क्या है? एनीमिया की जब हम लोग बात करते हैं, तो जब ये हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला एक रोग है। आप सभी को ये वाली बात पता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है, और किस विटामिन की कमी से ये होता है? तो विटामिन B12 की कमी से होने वाला ये रोग, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया की अगर बात करें सिर्फ, तो सिकल सेल एनीमिया ये जेनेटिक होता है, जेनेटिक डिजीज है ये। ठीक है, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स को ये एनीमिया है, तो आप में भी हो सकती है। तो इस वजह से इसी सारी चीज, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब होता है खत्म करना, है ना, खत्म करना। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? खत्म करना। तो सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जेनेटिक डिजीज जब हम लोग बात कर रहे हैं एनीमिया, ये एक सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिजीज है, जो कि अगर आपके पेरेंट्स को है तो आपको भी हो सकती है। इस वजह से ये मिशन लॉन्च किया गया है कि इन सारी चीजों को, इन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म किया जा सके। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लाए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। साथ ही साथ जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया साहब, उनके द्वारा कई सारी घोषणाएं की गई हैं, उनके बारे में भी हम लोग आएंगे। लेकिन अभी हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा एनीमिया के बारे में। अगर हम लोग सिर्फ एनीमिया की बात करें, तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला यह रोग है, और विटामिन B12 की कमी से भी होता है। विटामिन B12 की अगर बात करें, तो इसको क्या बोला जाता है? तो साइनोकोबालमीन। ठीक है, साइनोकोबालमीन इसे कहा जाता है। इसका एक और नाम क्या है? ब्लू विटामिन। ध्यान रखना है, ब्लू विटामिन। तो आपको ये वाली बात भी ध्यान रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं, और कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। विटामिन B12 के अलावा B9 से भी होता है, B9 की कमी से भी एनीमिया होता है।
लेकिन अभी हम लोग उस डिटेल पर नहीं जाते हैं, अभी समझते हैं सिकल सेल एनीमिया होता क्या है। अगर हम लोग पर्टिकुलरली बात करें सिकल सेल एनीमिया की, सिकल सेल एनीमिया की अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो वो क्या होता क्या है, मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है, अगर हम लोग किसी नॉर्मल व्यक्ति की बात करें, नॉर्मल व्यक्ति, एक तरफ नॉर्मल व्यक्ति और एक ऐसा पर्सन जिसे ये पर्टिकुलरली डिजीज है, यानी कि एबनॉर्मल व्यक्ति है। एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल का मतलब ऐसा व्यक्ति जिससे ये पर्टिकुलर डिजीज है, यह बीमारी है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे। सिकल सेल एनीमिया की अगर हम लोग बात करें तो ये पर्टिकुलर एनीमिया, जैसा कि आप सभी को पता है रेड ब्लड सेल के बारे में, अब मैं थोड़ा सा रेड ब्लड सेल्स के बारे में पता है। रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है, आप सभी को ये वाली बात पता है। रेड ब्लड सेल में कौन मौजूद होता है? तो हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को ले जाता है, सिंपल सी बात। यह एक ऐसा प्रोटीन जो ऑक्सीजन को ले जाता है। अगर बात करें किसी स्वस्थ व्यक्ति की, तो स्वस्थ व्यक्ति में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं या लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, अगर हम लोग बात करें, ये कैसी होती हैं? राउंड शेप की होती हैं। अगर हम लोग नॉर्मल व्यक्ति की बात करें तो नॉर्मल व्यक्ति में ये जो रेड ब्लड सेल है ना, ये राउंड शेप की होती हैं, राउंड शेप की होती है, ध्यान रखना है ना। अगर बात करें हिंदी में, तो हिंदी में जैसा कि मैंने आपको बताया, हिंदी में गोल होती हैं, ठीक है। लेकिन एबनॉर्मल व्यक्ति में, एबनॉर्मल व्यक्ति की अगर हम लोग बात करें तो एबनॉर्मल व्यक्ति यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसे ये सिकल सेल एनीमिया है, वो सी टाइप की, इस प्रकार की आकृति की होती है। यानी कि अगर आप बात करें तो ऐसा कुछ शेप होता है, आप देखने को मिलता है ऐसा कुछ शेप, जबकि यहाँ पर एबनॉर्मल व्यक्ति को सी शेप यानी कि सिकल के शेप में आपको ये देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर रेड ब्लड सेल जो कि गोल होती हैं, ये शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं। किसके माध्यम से? तो छोटी रक्त वाहिकाओं के माध्यम से। छोटी रक्त वाहिकाओं का मतलब क्या है? छोटी रक्त मतलब स्मॉल ब्लड वेजल्स के माध्यम से ये ऑक्सीजन को कैरी करती हैं और फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने का काम करती हैं, है ना। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कि सिकल सेल से पीड़ित है, यानी कि जिसे सिकल सेल डिजीज है, उसमें ये जो पर्टिकुलर ब्लड सेल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो पर्टिकुलरली आरबीसी है, आरबीसी या ये जो पर्टिकुलरली सेल्स हैं, है ना, जिसकी जो सेल्स होती हैं ये रिजिड होती हैं या फिर आप ऐसा कहें स्टिकी होती हैं। स्टिकी का मतलब क्या होता है? स्टिकी का सिंपल सा मतलब है चिपचिपी टाइप, आप ऐसा बोल सकते हैं ना। रिजिड का मतलब कठोर और स्टिकी का मतलब क्या है? कठोर। तो ये जो पर्टिकुलरली सेल्स है ना, ऐसे व्यक्तियों में ये रिजिड या स्टिकी होती हैं। और कैसी दिखती है? मैंने आपको बता दिया, सिकल का शेप कैसा होता है? ऐसा ही होता है। तो सिकल के शेप की ये दिखती है। ये पर्टिकुलरली जो डिजीज है, ये जो पर्टिकुलर डिजीज है, जो एबनॉर्मल व्यक्ति है, यहाँ पर ये जो सिकल सेल्स है ना, ये जल्दी मर जाती हैं, जल्दी डेड हो जाती हैं, है ना। जबकि जो राउंड शेप की जो नॉर्मल व्यक्तियों में ये जो सेल्स हैं, वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्योंकि मूवमेंट होता रहता है, इस वजह से ये जल्दी डेड नहीं होती। जबकि अब नॉर्मल व्यक्तियों में ये जो सेल्स हैं ये डेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो रक्त है, रक्त का जो प्रवाह है, रक्त का जो फ्लो है, यानी ब्लड फ्लो है, वो उसमें कहीं ना कहीं समस्या आती है। और जिसकी वजह से एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम यानी स्ट्रोक हो सकता है, यानी हार्ट अटैक की समस्या आ सकती है ना। क्योंकि ब्लड का फ्लो रुक जाता है ना, बाधित होता है, जिसे आप बोले कि इस वजह से हम लोग देखते हैं कि इस पर्टिकुलरली सिकल सेल डिजीज में ये सारी समस्याएं होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सिकल सेल से रिलेटेड आपको ये सारी समस्याएं आपको समझ में आई होंगी। और इसी से रिलेटेड, क्योंकि खून की कमी से अनीमिया होता है। खून की कमी कब होगी? जब ब्लड का फ्लो भी अच्छा नहीं होगा, है ना। ब्लड का फ्लो ऑलरेडी अच्छा नहीं है आपका, और एनीमिया यानी खून की कमी भी हो गई, है ना। इस वजह से इस पर्टिकुलर मिशन को लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिसकी वजह से कई आदिवासी कई लोग पीड़ित हैं। इस वजह से इस पर्टिकुलर डिजीज को कम करने के लिए या इरेडिकेट करने के लिए इंडिया से ये पर्टिकुलर मिशन लॉन्च किया गया है, सिंपल सा है, ठीक है। अगर बात करें ये मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो शहडोल डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया गया है। इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है? टू इरेडिकेट एनीमिया बाय 2047, एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। कब
कब इरेडिकेट किया जाएगा, कब तक इरेडिकेट करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2047 तक इसे पूरी तरह से इरेडिकेट करना है। It also distributed sickle cell genetic status card to the beneficiaries at the event। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनको ये पर्टिकुलरली डिजीज है, सिकल सेल एनीमिया है, उन्हें एक पर्टिकुलरली कार्ड दिया जाएगा, स्टैटिक जेनेटिक स्टेटस कार्ड दिया जाएगा कि आपको ये डिजीज है और इससे क्या क्या चीजें आप करें कि आपको ये सारी चीजों से आपको बचाया जा सके या इस पर्टिकुलरली एनीमिया से बचाया जा सके। क्योंकि ये आप सभी को मैंने बताया ना, जेनेटिक डिजीज है, वंशानुगत है। तो ऐसे लोगों जिनको वंशानुगत है, जिनको बाद में पता चलता है ये सारी चीजें, उनको पहले ही बताया जाएगा, इसलिए उनके लिए टेस्ट कराए जाएंगे। लगभग 7 करोड़ लोगों का टेस्ट किया जाएगा जिनकी उम्र 40 साल से कम है नेक्स्ट 3 साल में, और फिर उनकी स्क्रीनिंग के बाद ये सारे कार्ड्स या सर्टिफिकेट्स बनाए जाएंगे। पीपल शुड मैच सिकल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड बिफोर मैरिज। शादी के पहले, मतलब कह रहे हैं, इनका कहना है, इस मिशन के दौरान इनका कहना है कि सरकार, गवर्नमेंट का कहना है कि लोग आप सुधर जाइए, आपको सबसे पहले इसका सिकल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड बनवाना होगा शादी के पहले, है ना। और यह इंश्योर करेगा कि ये डिजीज, जिससे कि ये डिजीज पर्टिकुलरली है, आपके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर ना हो सके। किसने कहा है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर साहब ही कहते हैं। मतलब यूनियन हेल्थ मिनिस्टर साहब का ये सिंपल सा कहना है कि शादी के पहले आप ये सिकल सेल एनीमिया वाला आप एक कार्ड, स्टेटस कार्ड बनाएं, है ना, जिसमें ये पर्टिकुलरली ये बात मेंशन रहे कि आपको ये बीमारी नहीं है। अगर आपको बीमारी नहीं है तो आप शादी आराम से करें, अगर यह बीमारी है तो उस बीमारी से रिलेटेड आप शादी हो सकता है देर ना करें, क्योंकि जिससे इस पर्टिकुलर डिजीज को रोकने का एकमात्र तरीका तो यही है कि अगला जनरेशन इस वाली डिजीज को फेस न करे, क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज है, सिंपल सी बात है ना। इस मिशन को इम्प्लीमेंट किया गया है 278 डिस्ट्रिक्ट्स में, 17 राज्यों की 278 जिलों में इस मिशन को इम्प्लीमेंट किया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, यूपी, केरला, बिहार एंड उत्तराखंड। और साथ ही साथ इससे ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी को भी एलिमिनेट किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य है कि टीबी को एलिमिनेट किया जाएगा 2025 तक। तो आप देख रहे हैं 2025 का टारगेट है टीबी का, जो ट्यूबरकुलोसिस का जो स्प्रेड है उसे कम करना है, उसे एलिमिनेट करना है 2025 तक, जबकि एनीमिया को इरेडिकेट करने का टारगेट 2047 तक है ना। तो सिंपल सी बात है, लोगों को शादी के पहले एक सिकल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड का मिलान करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह बीमारी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित ना हो। सिंपल सी बात है, आपको एज इट इज ध्यान रखना है, 2047 तक एनीमिया को खत्म करना इसका उद्देश्य है। पर्टिकुलरली अगर बात करें इस पर्टिकुलर विजिट में नरेंद्र मोदी साहब की, ये जो विजिट रही है, इस पर्टिकुलर विजिट में इन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट बातें बताई है, जिसमें से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बताया गया है। जन आरोग्य योजना, आयुष्मान योजना, यानी जो आयुष्मान कार्ड है वो अब आज के टाइम पर हर एक हॉस्पिटल्स में लागू किया जाने वाला है। ऐसी भी घोषणा की गई है, क्योंकि अभी तक कुछ प्राइवेट अस्पतालों में, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये पर्टिकुलरली योजना यानी आयुष्मान कार्ड, वहां पर मरीजों को लाभ नहीं मिलता था उसका, लेकिन अब उसका लाभ जरूर मिलेगा। प्रत्येक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो ऑलरेडी मिल रहा था। जन आरोग्य योजना के बारे में भी बेनिफिट्स बताए हैं। तो सभी ऐसे लोग जिनका यह कार्ड नहीं बना है, उनको यह कार्ड बनवाना चाहिए और यह इंश्योर करना चाहिए कि वो सही जगह सही इलाज करवा सकें। बात करते हैं अन्य इंपॉर्टेंट चीज की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब, जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान जी। इन्होंने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ स्कीम। सीखो कमाओ योजना के बारे में आप सभी को ऑलरेडी पता होगा। 4 जुलाई को युवाओं का रजिस्ट्रेशन जारी कर दिया गया है, यानी कि जितने भी युवाओं का रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। यानी कि आप ऐसे यूथ जो कि अभी बेरोजगार हैं, जो कि कुछ करना चाहते हैं, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस पर्टिकुलरली योजना के तहत क्या किया जाएगा, तो इस योजना में युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। यानी
ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी और उसका कुछ स्टाइपेंड आपको मिलेगा। सिंपल सी बात है। योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के युवाओं को उनके कौशल और प्रशिक्षण का संवर्धन करने में मदद कर रही है ताकि वे अच्छे रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकें। कितना स्टाइपेंड मिलेगा, स्टाइपेंड की बात कर लेंगे थोड़ा सा। तो 12वीं पास को 8,000 रुपए, ITI उत्तीर्ण को 8500 और डिप्लोमा उत्तीर्ण को 9,000 और ग्रेजुएशन या उच्च उत्तीर्ण को 10,000। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो ग्रेजुएट है या जिनका PG हो चुका है उन्हें 10,000 रुपए पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। डिप्लोमा वालों को 9,000 रुपए, ITI को 8,500 और 12वीं पास को 8,000 रुपए प्रतिमाह मिलने वाला है। तो इस पर्टिकुलर स्कीम्स का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं। 4 जुलाई से इसका रजिस्ट्रेशन जारी कर दिया गया। इसके पहले भी ये चल रहा था, लेकिन उन संस्थानों का रजिस्ट्रेशन इसके पहले चल रहा था। अब आप सभी के लिए इसे ओपन कर दिया गया। 4 जुलाई को इसका अनाउंसमेंट किया गया मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया होस्ट करने वाला है 23rd समिट ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्चुअली। सिंपल सी बात है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम लोग SCO के बारे में बात करें तो इसको होस्ट कौन कर रहा है? इंडिया होस्ट कर रहा है। तो एज इट इज इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, 23rd नंबर की का जो SCO समिट है वो कौन होस्ट कर रहा है? तो इंडिया होस्ट कर रहा है। तो पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए कि SCO का फाउंडेशन कब किया गया या इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। कहां है? तो बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। इसका फाउंडेशन कब किया गया? इसका फाउंडेशन यानी कि गठन इसका कब किया गया? तो फाउंडेशन यानी इसका गठन किया गया है 15 जून 2001। एज इट इज आप ध्यान रखेंगे 15 जून 2001 को इसका गठन किया गया। किसके द्वारा इसका गठन किया गया था? चाइना और रशिया के द्वारा। चाइना और रशिया के द्वारा इसका गठन किया गया था। सिंपल सी बात है, आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। इसकी थीम क्या रही है? तो इसकी थीम के बारे में थोड़ा सा बात करें तो इसकी थीम रही है टुवर्ड्स ए सिक्योर SCO। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सिक्योर SCO। सिक्योर का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट एंड सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। आप देख रहे हैं जितने ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, जैसा मैंने बताया, पॉलिटिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, मिलिट्री पर्सपेक्टिव से, डिफेंस पर्सपेक्टिव से, सारी यूरेशियन कंट्रीज में सिक्योरिटी को इनहेंस करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, आपस में जितनी कंट्रीज यूरेशियन कंट्रीज हैं उनके बीच की कनेक्टिविटी को बढ़ाना, आपस में एकता लाएं, यानी सारे देश एक साथ आएं, जो म्यूचुअल ट्रेडिंग हो, वो सारी चीजों को इनहेंस किया जा सके। इन पर्टिकुलरली टॉपिक्स रिलेटेड ये पर्टिकुलरली मीटिंग आयोजित की जाती है ना। इस समिट को अटेंड किसने किया है? तो SCO के मेंबर जिनका नाम कौन सी कंट्रीज है? चाइना, रशिया, क्योंकि इसके फाउंडर है ये, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान यानी कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ये सारी, आपको देखने को मिल जाएगा। और ये अटेंड कर रहे हैं। तो समिट को अटेंड किसने किया है? चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसके अलावा ऑब्जर्वर स्टेट कौन से हैं? ईरान, बेलारूस और मंगोलिया। और गेस्ट ऑफ द चेयर कौन है? तुर्कमेनिस्तान, यानी कि गेस्ट पहली बार गेस्ट कौन बन रहा है? तो गेस्ट बन रहे हैं तुर्कमेनिस्तान कंट्री गेस्ट है। ऑब्जर्वर स्टेट मतलब हो सकता है ये जो पर्टिकुलरली स्टेट्स हैं या ये जो पर्टिकुलरली कंट्रीज हैं, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया, हो सकता है आने वाले टाइम पर समिट का हिस्सा बन सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। तो इस वजह से कुछ स्टेट्स, कुछ राज्यों को रखा जाए, कुछ देशों को रखा जाता है कि आप इस समिट के बारे में ऑब्जर्व कर सकें। चलिए बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज के बारे में। शॉर्ट न्यूज है, फर्स्ट शॉर्ट न्यूज है हमारी, अजीत पवार ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ ली है महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं उनका नाम क्या है? अजीत पवार। अगर बात करें वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो एकनाथ शिंदे साहब है, एकनाथ शिंदे साहब। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा वन टैप वन फ्री कैंपेन को लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक कैंपेन लॉन्च किया गया, जैसा कि ये बिल्कुल वही कैंपेन है, ये जुड़ा हुआ कैंपेन है हर घर जल योजना से, यानी कि हर एक घर में टैप कनेक्शन यानी नल पहुंचाना, नल यानी पानी की सुविधा नल के माध्यम से पहुंचाना हर घर जल योजना का उद्देश्य है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और कैंपेन चलाया कि वन टैप वन ट्री, यानी कि जिस घर में एक नल
की व्यवस्था वो पहुंचाएंगे, वहां पर एक पेड़ भी लगाएंगे। तो ऐसा कुछ कैंपेन है, वन टैप वन ट्री कैंपेन। तो आपको एज इट इज ध्यान रखना है। तो यानी कि एक घर में एक नल और एक पेड़, दोनों चीजों का इंस्टॉलमेंट कराया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है हमारी 132nd डूरंड कप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड इन कोलकाता। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है डूरंड कप टूर्नामेंट। डूरंड कप टूर्नामेंट किससे एसोसिएटेड है? तो यह एशिया का और एशिया का ओल्डेस्ट और वर्ल्ड का थर्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। किस खेल से एसोसिएटेड ये टूर्नामेंट है? तो फुटबॉल से एसोसिएटेड ये खेल टूर्नामेंट है। आपको एज इट इज ध्यान रखना है, जिसमें टॉप इंडियन फुटबॉल क्लब्स पूरे देश के पार्टिसिपेट करते हैं। जितने भी टॉप इंडियन फुटबॉल क्लब्स हैं वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं इस पर्टिकुलरली टूर्नामेंट में। तो 132वें नंबर का डूरंड कप टूर्नामेंट कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और यह एशिया का ओल्डेस्ट और वर्ल्ड का थर्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। अगर बात करें इसका इनॉग्रेशन कब किया गया, तो शिमला में 1888 में। आप सोच रहे हो, देख रहे हो, कब इनॉग्रेशन किया गया? 1888 में। 1888 में इसका इनॉग्रल किया गया था। अपने आप में बड़ी बात है। तब का टूर्नामेंट आज तक चल रहा है, बहुत बड़ी बात है। चलिए बात करते हैं, गवर्नमेंट ने रिअपॉइंट किया है तुषार मेहता साहब को एज अ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर 3 इयर्स। 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं? तुषार मेहता साहब। अगर बात करें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये पर्टिकुलरली सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये किसके अंडर काम करते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अंडर ये काम करते हैं। ये सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री होते हैं। अगर बात करें हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री होते हैं, जबकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल के अंतर्गत आते हैं। ये असिस्ट करने का काम करते हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की मदद करना, असिस्ट करना उनको। इट इज असिस्टेड बाय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इनको कौन असिस्ट करते हैं? तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया असिस्ट करते हैं। इसका फॉर्मेशन कब किया गया? 28 जनवरी 1950 को इसका फाउंडेशन किया गया। तो फाउंडेशन आपको ध्यान रखना है, इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं अटॉर्नी जनरल, अगर आपको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करूं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ये कौन है? तो R वेंकट रमानी। अगर आपको याद हो तो मैंने ऑलरेडी ये कराया हुआ है, वेंकट रमानी साहब, R वेंकट रमानी। अगर बात करें संविधान के किस अनुच्छेद में इस पोस्ट का वर्णन है, तो आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर 76। कौन सा पार्ट है? तो पार्ट 5 यानी भाग 5 अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट के बारे में बताया गया है। करंट अटॉर्नी जनरल कौन है? तो R वेंकट रमानी। आपको इनका नाम ध्यान रखना है, यानी कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? R वेंकट रमानी साहब। और इसका गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया 28 जनवरी 1950। मतलब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसके जस्ट 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। तुषार मेहता साहब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं। एज इट इज आप ध्यान रखेंगे, तुषार मेहता को 3 साल के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। यही वाली बात हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हिंदी में भी कोई परेशानी नहीं होगी। कहीं पे भी परेशानी आती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे आप बता सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश के किस शहर से? आपको बताना है छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल या सीधी। इसका जवाब आपको कहाँ देना है? कमेंट सेक्शन में देना है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब जरूर देंगे। जितना ज्यादा आप जवाब देंगे उतने समय तक आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप इनके नोट्स भी बना रहे होंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप चाहें तो आप उन नोट्स को हमसे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डूरंड कप टूर्नामेंट किस खेल से एसोसिएट करता है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर जेवलिन थ्रो। इसका जवाब भी आप कहाँ देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें या सारा लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। हमारा ये जो प्रयास है कि हम एक सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक साथ यानी कि एक धागे में पिरोने का काम कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ इन सोशल मीडिया हैंडल्स, चाहे वो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पर आप आकर हमसे जुड़ भी सकते हैं, साथ साथ अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।